हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी, वहीद सरस एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट्स डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। तो अगर अगर हम एक हिसाब से देखते हैं, तो अगर हम बुक्स कंसल्ट करते हैं या अगर हम अच्छे से अकाउंटेंसी देखते हैं ना, वहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज़ डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है गाइस, तो इन्होंने खाली अकाउंटिंग दिया है। आई होप कि डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग जो है, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है अकाउंटिंग में, पहले क्या था उसके बाद क्या आया है। आई होप कि इसी से क्वेश्चन आए। मुझे इस पे शक हो रहा है कि मे बी ये डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शायद इनको असल में ये मेंशन करना था, लेकिन हम सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। तो ये मेरी सोच है, सोच मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है उसी हिसाब से हम ये पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो अगर हो सके तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको भी नज़र देना एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा देख लेना ऊपर ऊपर से। SSB का कोई भी भरोसा नहीं है गाइस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक गाइस, डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है अकाउंटिंग में। जो सबसे पहली डेवलपमेंट हुई है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, दैट्स उसके बाद ये जो हम टर्म्स पढ़ेंगे तो यही डेवलपमेंट्स हुई है गाइस। और इसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे, क्योंकि JK SSB पूछ सकता है कि इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में कब ये स्टार्ट हुआ था अकाउंटिंग, या ऑडिटिंग कब स्टार्ट हुआ था गाइस। ठीक है, तो वो भी हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे। तो पहले हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HRA। ये एक नया ब्रांच है अकाउंटिंग का। ठीक है, HRA मीन्स अकाउंटिंग फॉर पीपल। याद रखना, HRA का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब क्या है, अकाउंटिंग फॉर पीपल। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं ना वो सोशल अकाउंटिंग की, उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती थी, अकाउंटिंग फॉर सोसाइटी, है कि नहीं। लेकिन अगर हम HRA की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो ये अकाउंटिंग फॉर पीपल होता है गाइस। ठीक है, एज द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल टू ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ये क्या है, ये मेजरमेंट करता है कि क्या एक बंदे का वैल्यू होता है या क्या उसका कॉस्ट होगा इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये कोई बैंक है। ठीक है, इसमें आपको फॉर एग्जांपल कैशियर की भी ज़रूरत है, मैनेजर की भी ज़रूरत है। इसमें आपको जो उनके लिए चाय बनाता है उसके लिए भी वो, हाँ, टी मैन, ठीक है, उसके वो भी, या हेल्पर हम कह सकते हैं, हेल्पर भी ज़रूरत होता है, या सिक्योरिटी गार्ड भी ज़रूरत होता है। तो ये मेजर करता है कि मैनेजर को कैसा रोल दे। ठीक है, कैशियर जो है उसको कैसा जॉब दे, कितनी तनख्वाह दे, सैलरी कितनी दे, किस हिसाब से उसको वैल्यू दे। ठीक है, इसका कॉस्ट दिखाता है, ये मेजर वैल्यू दिखाता है, एक बंदे का वैल्यू दिखाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड, क्या सिक्योरिटी गार्ड का वैल्यू मैनेजर से ज़्यादा होता है? नहीं। ठीक है, क्या कैशियर का वैल्यू मैनेजर से ज़्यादा होता है? नहीं। क्या कैशियर का वैल्यू सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा होता है? हाँ, होता है। तो दैट मीन्स ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ना, ये वो अकाउंटिंग है जो कि हमें दिखाती है कि हर किसी बंदे का वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हम। इट इन्वॉल्व्स measuring cost in occurred by private firms and public sector to recruit, select and hire, train and development employees and judge their economic value of their organization। ठीक है, इसमें क्या आता है, ये मेजर करता है ना कि कितना खर्चा करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल हमें रिक्रूट करने में, या कितनी सैलरी देनी पड़ेगी एक बंदे में, हाँ, उसका वैल्यू कितना है, उसी हिसाब से उनको क्या करना है, कॉस्ट भी इनकर्ड होगा गाइस। ठीक है,
ठीक है गाइज। तो ये क्या दिखाएगा, इसका वैल्यू, तो कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, उसको भी मेजर कर सकता है। ठीक है, रिक्रूट करने में, सिलेक्ट करने में, हायर करने में और ट्रेन एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ या जज करने में उनका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। याद रखना, ये वो प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है और मेजर करता है किसको, डेटा को, किसके डेटा को, जो ह्यूमन रिसोर्स के डेटा होता है, एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। और इसी जो इन्फॉर्मेशन इससे हासिल होती है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा जाता है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे वो अपनी क्वालिफ़िकेशन दिखाता है, अपनी स्किल्स दिखाता है। ठीक है, इंटरव्यू कैसा जाता है उसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो वो फिर क्या करते हैं, जो एचआर होता है वो आगे जाके जो उससे भी मतलब हायर पोस्टिंग पे होगा, वो वहाँ पे दिखाएगा कि ये ऐसा बंदा आया है, ये इतना टैलेंटेड है, इसमें इतनी स्किल्स है, तो इसको कितना, हाँ ठीक है, इसको कितना तक हम, कितनी सैलरी तक हम दे सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन जाता है ना, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होगी उन तक ये पहुंचा सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा था HRA, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। उसके बाद आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है गाइस, देखो जी, अकाउंटिंग भी, दैट मीन्स यहाँ पे बिजनेस की भी बात हो रही होगी और एनवायरनमेंट की भी बात हो रही है। ठीक है गाइस, तो क्या है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और ग्रीन अकाउंटिंग, इसका नाम और एक है, दैट इज़ ग्रीन अकाउंटिंग भी होता है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज़ द सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आप ये मानो ये टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। पर्पस इज़ टू इनकॉर्पोरेट बोथ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। इसका पर्पस क्या है कि ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी रखता है और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन भी रखता है गाइस। ठीक है, इट कैन बी कंडक्टेड एट द कॉर्पोरेट लेवल। ये कंडक्ट हम कर सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी और नेशनल इकोनॉमी पे भी। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस में भी, और नेशनल इकोनॉमी जो है हमारी पूरे कंट्री की, वहाँ पे भी क्या कर सकता है, कंडक्ट हो सकता है। ठीक है गाइज, इट इज़ अ फील्ड दैट आइडेंटिफाई रिसोर्स यूज़। ये वो फील्ड है ना जहाँ पे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि रिसोर्स कौन सा यूज़ हो गया, कितना यूज़ हो गया, कितने खर्च हो गए इस पे पैसे, क्या ये फ़ायदेमंद है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, क्या ये फ़ायदेमंद है हमारे बिजनेस के लिए या हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, मेजर्स एंड कम्युनिकेटर्स costs of companies और national in economic impact on the environment, ये आइडेंटिफाई करता है। ये वो फील्ड है जो आइडेंटिफाई करता है रिसोर्स यूज़ और मेजर भी करता है और कम्युनिकेट भी करता है कितना कॉस्ट कंपनी का है या नेशनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है, किस पे, एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे इससे। इट इज़ डिफाइंड एज द इम्पॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल प्लेड बाई environment in the economy as the mutual relationship is identified between the two। ये डिफाइन किया जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट टूल एक, ठीक है, जहाँ पे ये रोल क्या प्ले करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी, कि एनवायरनमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में, या इन दोनों का आपस में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद सोशल अकाउंटिंग, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा गाइज। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग इज़ द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी। मैंने अभी बोला HRA किसके लिए है, फॉर पीपल के लिए, और सोशल अकाउंटिंग किस लिए, फॉर सोसाइटी, उसके बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कितना सोसाइटी पे फ़र्क पड़ता है, कितना फ़ायदा आता है, कितना बेनिफिट आता है, ये सारा किस में आता है, सोशल अकाउंटिंग में, फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। और ये क्या, ये इनका पर्पज़ होता है कि जितना भी हम फ़ायदा दे या जितना भी हम फ़ायदा दे सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होगी, ठीक है, उनको भी बताया जाए, उनसे भी कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग इज़ आल्सो नोन एज, याद रखना ये भी नाम है इसके,
सोशल अकाउंटिंग को और कुछ नामों से करा जाता है, दैट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी यही होती है, सोशल एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग यही होती है, कॉरपोरेट सोशल रिपोर्टिंग यही होती है, और नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी सोशल अकाउंटिंग को ही कहते हैं गाइस, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग इज़ द नॉर्मल अकाउंटिंग, याद रखना सोशल अकाउंटिंग नॉर्मल अकाउंटिंग है ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किन पे, ये ऑर्गेनाइजेशंस को रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आएगी ऑर्गेनाइजेशन को, ये मतलब सोशल अकाउंटिंग जो है उनके लिए नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, ठीक है। इट इज़ कंसर्नड विद द मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, ये किसके किसके लिए बनाई जाती है, इसे किससे कंसर्न होता है, ताकि मेजर कर सके या डिस्क्लोज कर सके कि कॉस्ट कितना है या बेनिफिट कितना हम दे सकते हैं सोसाइटी को एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस जो भी एक्टिविटीज़ होती है, बिजनेस एंटरप्राइज की एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसकी वजह से कितना फ़ायदा आता है सोसाइटी को गाइस, ठीक है, दैट इज़ सोशल अकाउंटिंग। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे अकाउंटिंग की। कुछ अकाउंटिंग होती है, फॉर एग्जांपल सिंपल अकाउंटेंसी की बात करेंगे, ठीक है, या हम डबल बेस्ड सिस्टम एंट्री की बात करेंगे, या हम बात करेंगे ऑडिटिंग कब आया है, ठीक है गाइस, तो इसमें हम सारा ये देखेंगे गाइस, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी कैन बी ट्रेस्ड टू एंशंट सिविलाइजेशन, कब से आई है, जब एंशंट सिविलाइजेशन हुई है, ठीक है। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेट्स टू एंशंट मीज़ोपोटामिया, कब के वक्त में, एंशंट मीज़ोपोटामिया के वक्त ये, ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट हुई है अकाउंटिंग की, एंड इज़ क्लोजली रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन राइटिंग, और ये क्लोजली रिलेट किससे करता है, डेवलपमेंट राइटिंग से, काउंटिंग से और मनी से, एंड अर्ली ऑडिटिंग, जो भी, अब देखो जी, ये सिंपल अकाउंटेंसी की बात थी, कब था, एंशंट मीज़ोपोटामिया, इसमें ये आपको याद ये पॉइंट रखना है, ठीक है, और याद रखना है कि ये किससे रिलेट करती थी, ये करती थी राइटिंग, काउंटिंग और मनी से, ठीक है गाइज। उसके बाद आता है सोशल ये ऑडिटिंग अर्ली ऑडिटिंग सिस्टम, जो ऑडिटिंग हमने पढ़े, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, सोशल ऑडिटिंग, ठीक है, वो सब, ठीक है, वो जो अर्ली ऑडिटिंग सिस्टम था बाय द एंशंट इजिप्टियंस एंड बेबीलोनियंस, ठीक है, ये जो सिंपल अकाउंटेंसी थी वो एंशंट मीज़ो पोटामिया, ठीक है, उनने डेवलप की थी। उसके बाद आ गया था ऑडिटिंग किनने की थी, एंशंट इजिप्टियंस एंड बेबीलोनियंस, ठीक है। उसके बाद आ गया बाय द टाइम ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर का टाइम आया था, द गवर्नमेंट हैड एक्सेस टू डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तब जाके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस किया गया था डिटेलड में, ठीक है। तीन चीज़ें हमने अभी पढ़ी, एक तो सिंपल अकाउंटेंसी, एंशंट मीज़ोपोटामिया, उसके बाद हमने ऑडिटिंग पढ़ा, इजिप्टियंस एंड बेबीलोनियंस, उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके साथ रिलेट करता है, रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है। इन इंडिया की अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। चाणक्य जो था उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, ठीक है, जो कि बराबर सिमिलर किसके था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक के बराबर, ठीक है, कब, वो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, और उस जो उसने बुक बनाई थी उसका नाम क्या था, अर्थस्थ्रा, अर्थस्थ्रा, ठीक है, आप खुद भी ये कर सकते हो, ठीक है। कंटेन्स फ्यू डिटेल्स एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द सॉवरेन स्टेट, जो भी सॉवरेन स्टेट है उनके लिए जो भी थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा उसमें डिटेल्ड नहीं था, ठीक है, जो भी एस्पेक्ट्स थे, इफ़ेक्ट्स थे, या जो भी एप्लीकेशंस थे अकाउंटेंसी के, या जिस तरीके से अकाउंटेंसी बनाई गई है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये बयां किया गया है। दैट मीन्स जो इंडिया है इसमें ये माना जाता है कि चाणक्य जो है यहाँ पे इसी ने ये जो अकाउंटेंसी का कंसेप्ट है ये इसी ने लाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इटालियन लूका पैसियोली, ठीक है, ये आपने नाम पहले ही लेक्चर में मेरे सुना होगा, इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग भी, ठीक है, इसी को हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं और फादर ऑफ बुक कीपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। ये पहला वो बंदा था ना, इसको क्यों फादर बोला जाता था, थोड़ी इसी ने अकाउंट इससे बनाई थी नहीं, लेकिन इसने सबसे अच्छा काम किया था, दैट इज़ इसने डबल एंट्री बुक कीपिंग बनाई थी, इसने पब्लिश किया थी एक वर्क दैट इज़ डबल, किस पे, डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड इंट्रोड्यूस फील्ड इन इटली, ये कहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस की थी, इटली पे, क्योंकि
इटली का ही था, ये इटालियन था ये, तो इसने इटली में ही ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इसी इसी हिसाब से जब इसने डबल एंट्री बुक कीपिंग बनाई तो इसको माना गया सबसे बेहतरीन काम अगर अकाउंटेंसी का किया है वो इसी बंदे ने किया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ बुक कीपिंग भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, द मॉडर्न प्रोफेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो उसका मॉडर्न प्रोफेशन है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? वो हुआ स्कॉटलैंड से। कब? इन 19th सेंचुरी। ये भी आपको याद रखना है। अर्ली मॉडर्न अकाउंटिंग जो था, ठीक है, हैड सिमिलैरिटी टू डेज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। याद रखना, जब जो मॉडर्न अकाउंटिंग जो है ना, मतलब न्यू मॉडर्न या अर्ली जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो बराबर सिमिलर है जो अभी है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है उसके साथ। फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी हमें आगे जाके पढ़ना है गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है ये? अकाउंटिंग बिगिंस टू ट्रांजिशन इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन इन 19th सेंचुरी विद लोकल प्रोफेशन बॉडीज इन इंग्लैंड। ठीक है गाइस, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब जो है ये जो ट्रांजिशन हुआ ना अकाउंटिंग का, ये इन एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन, ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन बन गया इन 19th सेंचुरी विद किसके साथ? लोकल बॉडीज़ इन इंग्लैंड के साथ, मर्जिंग टू फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ, इनने मर्ज किया और बनाया क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। कब? 1880 में। ठीक है, उसके बाद हमें और डेवलपमेंट पढ़नी है, दैट इज़ ये था इससे पहले। आपको इतना ही याद रखना है हिस्ट्री में, ज़्यादा इसमें घुसने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो 1 मार्क्स आएगा। ठीक है, अगर आएगा 1 मार्क्स, अगर नहीं आएगा तो कोई 1 से ज़्यादा इसमें कोई भी मार्क्स नहीं आएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद हमें और डेवलपमेंट आ गई, दैट इज़ फॉरेंसिक अकाउंटेंसी। फॉरेंसिक मीन्स देखो जी, फॉरेंसिक CID कुछ आ रहा होगा दिमाग में। ठीक है, ये भी आप यही मानो। फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स, ये तीनों इसके नाम है। इज़ द स्पेशलिटी प्रैक्टिस एरिया ऑफ अकाउंटेंसी, ये सबसे स्पेशलिटी प्रैक्टिस एरिया है अकाउंटिंग का। दैट इन्वेस्टिगेट, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होता है वेदर फर्म्स एंगेज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मिसकंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, किसी को 2 लाख रुपए एनुअली दिखाने हैं, किसी ने 2 लाख रुपए कमाए किसी कंपनी, और वो क्या दिखाता है? वो टैक्स बचाने के चक्कर में क्या करता है? वो 1,80,000 ही दिखाता है कि मैंने इतना ही कमाया, तो 20,000 के का टैक्स वो बचाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये बनाया गया, ये जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है ना, ये इसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया, इसी फ्रॉड्स के लिए बनाया गया। ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स है ना, अप्लाई रेंज ऑफ स्किल्स, ये बहुत सारी स्किल्स को अप्लाई करते हैं एंड मेथड्स को अप्लाई करता है टू डिटरमाइन, ताकि ये जान सके कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट हुई है कि नहीं हुए। ठीक है गाइस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंगेजमेंट्स में फॉल इनटू सेवरल कैटेगरीज में आता है। फॉर एग्जांपल, बहुत कुछ एग्जांपल्स है। इकोनॉमिक डैमेज कैलकुलेशन, फॉर इकोनॉमिक डैमेज कैलकुलेशन हो गई तो यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग ज़रूरत पड़ेगी। बैंकरप्टी होगी, इंसॉल्वेंसी होगी, रिऑर्गेनाइजेशन होगा, इस पे ये क्या करेंगे गौर, ये जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ या इंसॉल्वेंसी हुई या बैंक रप्सी हो गई, तो ये क्यों हो गया, कैसे हुआ? ठीक है, इसकी वजह क्या है? ये सब कौन कंडक्ट करता है? ये इन्वेस्टिगेट करता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, उसके बाद सिक्योरिटी फ्रॉड हो गया तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो टैक्स फ्रॉड हो गया, इसमें ज़रूरत पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग होगी, इसमें ज़रूरत। बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है, इसमें ज़रूरत ये कि अगर बिजनेस, ठीक है, इसने बिजनेस को क्या वैल्यूएशन दी, ठीक है, अलग अलग एसेट्स को वैल्यू किया, ठीक है, अलग अलग दिन, ये क्यों किया, क्या किया, ठीक है, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट कौन करता है? या कंप्यूटर फॉरेंसिक होता है या ई डिस्कवरी होती है, इसमें ये सारा कुछ आता है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट जो पढ़ना है, दैट इज़ क्लाउड अकाउंटिंग। ये अभी नया नया अकाउंटिंग आया है। ठीक है, याद रखना, ये मतलब एक सॉफ्टवेयर है गाइस। ठीक है, ये क्लाउड आपने सुना होगा। क्लाउड में क्या करते हैं हम? ठीक है, जो भी डाटा होता है हमारे, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन में, अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी और हम उसको बहुत ही टाइम तक उसको मौजूद रखने चाहेंगे, फॉर एग्जांपल 10 साल तक, 20 साल तक, 100 साल तक, हम क्या करते हैं? हम इसको क्लाउड में डालते हैं। ठीक है, क्लाउड में जब डालते हैं तो आपको ये सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद। ठीक है, आप डिलीट भी कर सकते हो अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से। ठीक है गाइस,
तो उसके बाद जब भी आप चाहो तो आप अपना ईमेल थ्रू ईमेल आईडी से क्या कर सकते हो, क्लाउड में जा सकते हो और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। इसी तरह इसमें भी होता है क्लाउड अकाउंटिंग। क्लाउड अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिमिलर है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से, ऑन प्रेमिस और सेल्फ इंस्टॉल होता है ये, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओनली द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये वो खाली ऐसा सॉफ्टवेयर है इज़ होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर्स, जो बहुत सारे अलग अलग सर्वर से क्या किया जाता है, होस्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंक है, ठीक है, थोड़ी इसका एक ही ब्रांच होता है। इसका ब्रांच दिल्ली में एक हो सकता है, मुंबई में एक हो सकता है, चेन्नई में एक हो सकता है, ठीक है। तो जो इसमें इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे भी होगी, वो यहाँ पे भी होगी। किसकी वजह से? ये क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं, हम ये जो अकाउंटिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे होती है क्लाउड अकाउंटिंग। अगर ये वाला बंदा जो सर्वर होता है, रिमोट सर्वर, ठीक है, अगर ये होस्ट करने की कोशिश करता है तो इसको भी पता चलता है कि क्या हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, जा कितना रहा है, किसके पास कितना अकाउंट में है। तो ये भी वो क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, कि कैसे कहाँ पे क्या हो गया, ठीक। इसी तरह ये जो सिमिलर टू सैस मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर बिजनेस मॉडल है के बराबर होता है, ठीक है गाइस। डेटा इज सेंट इनटू द क्लाउड, याद रखना डेटा किस में सेंड किया जाता है, क्लाउड में, वेयर इट इज़ प्रोसेसड, जहाँ पे ये प्रोसेस किया जाता है, एंड रिटर्न टू द यूज़र, और ये रिटर्न किया जाता है यूज़र को, ठीक है। क्लाउड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस आल्सो अलो एम्प्लॉयज़ इन अदर डिपार्टमेंट्स, मैंने अभी बोला अदर डिपार्टमेंट्स में क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को एलो कर सकता है, ताकि ये क्या कर सके, ये बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस में एक्सेस कर सके सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और इनके पास सेम वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है गाइस, ठीक है। मेजर बेनिफिट, सबसे मेजर बेनिफिट जो है ना क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग का, वो है सॉफ्टवेयर इज़ द डेटा बैकअप, याद रखना डेटा बैकअप होता है, और डिज़ास्टर रिकवरी ऑफ योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर हुआ, यहाँ पे अकाउंट हैक भी हो सकता है, ठीक है गाइज, वहाँ पे आप रिकवरी कैसे कर सकते हो, वो इसी की वजह से हो सकता है। एक तो डेटा बैकअप होता है, और अगर आपका अकाउंट जो है फॉर एग्जांपल वो किसी न किसी उसमें एरर कोई आ रहा है, उसको आप रिकवरी कर सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद लास्ट पॉइंट दैट इज़ क्लाउड अकाउंटिंग इज़ आल्सो नोन एज, याद रखना इसको हम ऑनलाइन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग ख़त्म। तो इसके बाद इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका लास्ट टॉपिक। इसमें 2-4 लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद इन तीनों की एमसीक्यू सीरीज़ आएंगे, और ये सारा आपका ख़त्म हो जाएगा अकाउंटेंसी का पोर्शन, ठीक है गाइस। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटेंसी के साथ।